A very good morning to all of you. Students, welcome to the psychology class. As you know, we are continuing chapter number 6, learning, and we have already understand the concept of learning, features of learning, different types of learning, observational, cognitive, concept, skill, and observational learning. Okay, and the most important is the conditioning. Okay, after that the transfer of learning, the factors affecting learning, and in just previous video we had discussed the learning disabilities. Okay, and today we start a new topic, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, जो भी लर्निंग प्रिंसिपल्स, जो टाइप्स ऑफ लर्निंग्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड ईच टाइप में जो हमने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ थ्योरीज अंडरस्टैंड किए. फॉर एग्जांपल इन द कॉग्निटिव लर्निंग देयर इज अ थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग है एंड लेटेंट लर्निंग. ठीक है, ये जो थ्योरीज थी, कंडीशनिंग की जो थ्योरी थी, पेवलोव ने जो थ्योरी डेवलप की, देन स्किनर की जो थ्योरी थी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी. ठीक है, सो ये सब ऑलरेडी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, एंड टुडे we are going to discuss the application of these theories. ठीक है, ये जो theories है, ये principles है, ये हमारे day to day life में किस तरह से valuable है, किस तरह से ये हमारे learning को improve करते हैं different settings में. ठीक है, so हमने बात की थी कि mostly 4 settings हैं. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग. ठीक है, वहां पे किस तरह से हम एम्प्लॉयज के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं थ्रू द लर्निंग प्रिंसिपल्स. देन चाइल्ड रेयरिंग. ठीक है, चाइल्ड को जिस तरह से हम उसके अपब्रिंगिंग के प्रोसेस में, उसकी रेयरिंग में किस तरह से उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स उसको हेल्प कर सकते हैं एक अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, एंड द थर्ड इज मेंटल डिसऑर्डर की जो फील्ड है, डिसऑर्डर्स वाली जो फील्ड है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी की, वहां पे किस तरह से हम मैल एडेप्टिव बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं एडेप्टिव वन में. ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज स्कूल लर्निंग. ओके, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, स्कूल लर्निंग इज स्कूल जो है एक बहुत लॉन्गर टाइम होता है जो चाइल्ड स्पेंड करता है स्कूल में. ठीक है, मतलब फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू अडल्टसंस इंसान स्कूल के साथ कनेक्टेड रहता है चाइल्ड. सो डेफिनेटली वहां से वो बहुत सारी लर्निंग करता है, बहुत सारा एक्सपोजर उससे वहां मिलता है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है. सो किस तरह से कुछ प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को हम अप्लाई करके स्कूल लर्निंग एनवायरमेंट को और ज्यादा इनरिच बना सकते हैं, लर्निंग को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स. So the principles of learning have great value for enriching human life in all spheres of life. So all activity and behavior that make personal, social and economic life peacefully and pleasurable are learned. So their learning should be psychologically guided. And contemporary psychologists have developed techniques and procedures based on the principles of classical and operant conditioning, social learning, verbal learning, concept learning, and skill learning for improving many aspects of life. And learning for improving many aspects of life, and we can have a glimpse of the application of learning principles in 4 areas, that is organization, and in treatment of maladjusted behaviors, and in rearing children, and the fourth one is school learning. Okay, so in organization, a number of problems such as absenteeism, frequent medical leave. Okay, first of all the 4 areas जो हम आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज organizations, second is child rearing, okay, the third one is treatment of maladaptive behavior, and the last one is school learning. ठीक है, ये 4 एरियाज में एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन. सो एज यू नो, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल द
एब्सेंटीज बिहेवियर, ठीक है, जो बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो ड्यू टू मेडिकल रीजंस और अदर रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा एब्सेंटीज शो करते हैं, या फिर अपने वर्क में इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं, ठीक है, और उनका फ्रीक्वेंट लीव लेने का बहुत ज्यादा रेगुलर रहता है, ठीक है. सो इन ऑर्गेनाइजेशन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज एब्सेंटिज्म, frequent medical leave and indiscipline and lack of proper skill pose serious problems, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है. फ्रीक्वेंट मेडिकल लीव, डिसिप्लिन में ना रहना, काम ना करना, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो स्किल रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो स्किल ना होना, ठीक है. इनएबिलिटी टू स्किल, या कह सकते हैं कि स्किल प्रॉपर वे में ना होना. सो ये एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. So applying the principle of learning may solve these problems. To increase attendance and reduce absenteeism, an interesting device is used in some organization. At the end of every third month, name slip of employees not being absent on a single working day are placed in a drum, and 4 to 5% of the name are randomly drawn and they are given attractive rewards, ठीक है. So in this setting, absenteeism को कम करने के लिए और regularity को इंक्रीज करने के लिए हम एक तरह की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक मशीन यूज होती है जिसकी जो बेसिकली अटेंडेंस मशीन होती है, उसको इस तरह से सेट किया जाता है कि एवरी थर्ड मंथ जो रेगुलर जो कि एम्प्लॉयज रहते हैं उन्हें किसी तरह का रिवॉर्ड दिया जाता है, उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, इसलिए क्योंकि वो रेगुलर रहे और उन्होंने एक भी वर्किंग डे पे लीव नहीं ली, ठीक है. सो इस तरह से हम उनका ये बिहेवियर क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज द डायरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यहाँ पे हम रिवॉर्ड यूज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम पनिशमेंट भी यूज कर सकते हैं कि इफ एवरी मंथ मोर देन 3 लीव और मोर देन 2 लीव अगर आपकी होगी, सो डिडक्ट हाफ डे सैलरी और द फुल डे सैलरी, ठीक है. तो ये एक तरह से पनिशमेंट का रोल प्ले करेगा, ठीक है, एक तरह से पनिशमेंट हो जाएगा, ठीक है. सो ड्यू टू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट भी हम इस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. इसी तरह जैसे स्किल की प्रॉब्लम है, ठीक है. सो यहाँ पे हम लर्निंग के थ्रू डिफरेंट जैसे हमने स्किल एक्विजिशन की लर्निंग पढ़ी, स्किल लर्निंग पढ़ी, सो वहां पे हम स्किल को लर्न करा सकते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के थ्रू लर्न करा सकते हैं, ठीक है, कंडीशनिंग के थ्रू भी हम लर्न करा सकते हैं बिहेवियर जो है, ठीक है. इसके साथ ही हमारी इनडिसिप्लिन की जो प्रॉब्लम है उसे भी हम रिवॉर्ड के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है. वहां पे हम ये चीजें यूज कर सकते हैं, ओके. Okay, so such reward have been found to reduce absenteeism, ठीक है. इस तरह का जो रिवॉर्ड यूज होता है ये एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करता है, एंड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज who have not gone on medical leave for full 1 year. So various benefits are given, such partial reward reduced the incident of medical leaves, and with a view to improving discipline, managers start functioning as models for employee, or employees are placed under such model managers, ठीक है. जो मैनेजर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर पोजीशन पे हैं, वो अगर एक आइडियल सेट करें, वो पंक्चुअल हो, हार्ड वर्किंग हो, ऑनेस्ट हो, डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स देयर वर्क, सो डेफिनेटली वो एक मॉडल की तरह रोल प्ले करेंगे, एंड थ्रू द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, थ्रू द मॉडलिंग, जो बाकी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए वो एक टारगेट सेट करेंगे और उनको बाकी एम्प्लॉयज फॉलो करेंगे. सो डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर अथॉरिटी है, जो हायर पोजीशंस में जो भी एम्प्लॉय हैं, वो अगर एक आइडियल सेट करेंगे, वो अपना वर्क ऑनेस्टी और हार्ड वर्क से करेंगे, सो डेफिनेटली जो जूनियर लेवल्स पे एम्प्लॉय हैं वो उन्हें फॉलो करेंगे, उन्हें मॉडलिंग के प्रिंसिपल्स के थ्रू उनको फॉलो करेंगे, और अल्टीमेटली जो डिसिप्लिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी. So based on the principle of learning, a number of therapeutic procedures have been developed to modify maladaptive and socially incapacitating habits and behavior, ठीक है. अब हम सेकंड पॉइंट पे हैं, सेकंड पॉइंट ये ट्रीटमेंट ऑफ maladaptive behavior, ठीक है, ये डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल. सो maladaptive behavior मतलब जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, ठीक है, एक्सेसिव फियर, एक्सेसिव एंजाइटी, डिप्रेशन विच इज वेरी कॉमन नाउअडेज, ओके. इसी से रिलेटेड हो सकता है हमारा कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर, डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है. बहुत सारी मैरिजेस ब्रोकन हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है. तो डेफिनेटली लाइफ में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, ईगो इश्यूज हैं बहुत सारे,
सो इन सारी चीजों को किस तरह से हम जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए, एडेप्टिव बिहेवियर होना चाहिए टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, वो हम नहीं शो कर रहे हैं, मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स लर्न कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड है तो उसमें जैसे टेंट्रम्स की प्रॉब्लम है, हिटिंग बिहेवियर है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव जिद वाली बिहेवियर है, तो वहां पे उन चीजों को भी हम ट्रीट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के थ्रू। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग अ नंबर ऑफ थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स हैव बीन developed to modify maladaptive and socially incapacitating habit and behavior। ठीक है, जो भी सोशली नहीं एक्सेप्टेड है, सोशली नॉर्म्स के अगेंस्ट जो बिहेवियर है, एंड ऐसा बिहेवियर जो कि मैल एडेप्टिव है, सोसाइटी में जो एडजस्टेबल नहीं है, ऐसे बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं एक्सटेंशन के प्रिंसिपल को यूज करके। ठीक है, विच इज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने रीइंफोर्समेंट भी पढ़ा, एक्सटेंशन भी पढ़ा। सो डेफिनेटली इस एक्सटेंशन के प्रिंसिपल को हम इंट्रोड्यूस करके अगर हम उन्हें रीइंफोर्स नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड है, उसे पता है कि वो जितनी बार क्राई करेगा उसको वो चॉकलेट मिल जाएगी, 2 से 3 बार आप चॉकलेट एलिमिनेट कर दो, कितना भी वो क्राई करे, डेफिनेटली 4th से 5th ट्रायल में वो क्राइम बिहेवियर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्सटेंशन होने लगेगा उस बिहेवियर का एब्सेंस ऑफ द रीइंफोर्समेंट के केस में। ठीक है, जब आपका रीइंफोर्समेंट जो है, दे नो कि अगर हम रोएंगे चिल्लाएंगे तो डेफिनेटली हमें चॉकलेट मिल जाएगी। सो ये किस तरह का बिहेवियर? एक तरह का रिवॉर्डेड बिहेवियर है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। सो रीइंफोर्समेंट जब एब्सेंट हो जाएगा तो ये जो निगेटिव बिहेवियर है, मैल एडेप्टिव बिहेवियर है, ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। सो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन इज एम्प्लॉयड and in the case of those children and adults who exhibited irrational and unfounded fear with accompanying avoidance behavior, impulsive therapy and flooding are used। ठीक है, impulsive therapy start with the person imagining their most feared form of contact with the feared object। ठीक है, इम्प्लोसिव थेरेपी एंड फ्लडिंग एक तरह की टेक्निक्स है विच आर द बिहेवियरल थेरेपीज। ठीक है, बिहेवियरल टेक्निक्स है, आपने ऑलरेडी बिहेवियर स्कूल पढ़ा है, सो उसी प्रिंसिपल्स बेस्ड ये बिहेवियरल थेरेपी है। सो इसमें क्या होता है, इम्प्लोसिव थेरेपी ग्रेजुअली जो एक्सेसिव फियर होता है उसको रिड्यूस किया जाता है, एंड द फ्लडिंग एक्सट्रीम एक्सपोजर होता है उस फियरफुल सिचुएशन का। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंडिविजुअल को किसी सपोज लिजर्ड से एक्सेसिव फियर है, ठीक है, सो उसके सामने लाके लिजर्ड रख दी जाएगी इन वीवो दैट्स मीन लाइव। ठीक है, लाइव या रियल एक्सपीरियंस होता है, रियल एक्सपोजर होता है फियर प्रोवोकिंग सिचुएशन का। ठीक है, सो ये है फ्लडिंग। और एक और टेक्निक है इम्प्लोसिव थेरेपी। इम्प्लोसिव थेरेपी में ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको फियर जो फियर ऑब्जेक्ट या फियर सिचुएशन है उसको इमेजिनिंग वे में आपसे उसका कंटेम्परेशन कराया जाता है। ठीक है, सो दीज टू टेक्निक्स आर वेरी मच यूज इन दी दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपके इस बिहेवियर में मैलाडेप्टिव बिहेवियर को डिक्रीज करने में ये सारी चीजें यूज करते हैं। फियर इज अ मैलाडेप्टिव बिहेवियर, डेफिनेटली हमने एक्सेसिव फियर लर्न किया है कहीं ना कहीं से। ठीक है, इसी तरह एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इन सारी चीजों के लिए भी ये यूज होती है। देन अ टेक्निक सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज ऑल्सो यूज। Okay, implosive therapy and flooding are used. Implosive therapy start with the person imagining their most feared form of contact with the feared object. So accompanied by vivid verbal description by the therapist. And the therapist functions as a coach. On the other hand, flooding is exposure that take place in vivo. ठीक है, in vivo that means actual या live exposure. ठीक है, and is considered to be the most effective of all treatment for fear. To help those suffering from excessive anxiety and fears, the technique of systematic desensitization is used. It is a form of behavioral therapy used to reduce phobic patients' anxiety responses through counter conditioning. ठीक है, that is an attempt to reverse the प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, जिस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग का जो प्रोसीजर है ये काउंटर कंडीशनिंग होती है। ठीक है, ये जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसीजर है इसमें काउंटर कंडीशनिंग का प्रिंसिपल यूज किया जाता है। आपने अभी बहुत शॉर्ट में क्लासिकल कंडीशनिंग अंडरस्टैंड किया, दैट्स वाई थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने, बट दिस इज डेफिनेटली अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, ये इस बिहेवियर थेरेपी यहाँ पे क्यों बहुत ज्यादा यूज हो रही है, बिकॉज जितने भी लर्निंग प्रिंसिपल है, द ऑल पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग, द ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग आर बेस्ड ऑन द बिहेवियरल स्कूल, यू कैन से। ठीक है, बिहेवियर स्कूल से रिलेटेड है, जितनी भी लर्निंग प्रिंसिपल्स है, लर्निंग थ्योरीज है, सब बिहेवियरिज्म के अंडर आती है।
दैट्स वाई यहाँ पे हम बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हैं। ओके, सो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज द टेक्निक जहाँ पे हम क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रोसीजर अपोजिट फॉर्म में यूज करते हैं, काउंटर कंडीशनिंग करते हैं, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी, फोबिया, ठीक है, और कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एंशियस रिस्पॉन्सेस के लिए बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट होता है ये। ओके, Okay, that is an attempt to reverse the procedure of classical conditioning by associating the crucial stimulus with a new conditioned response in order to eliminate habits that are undesirable and injurious for health and happiness. Aversive therapies is used. ठीक है, aversive therapy भी हमने पढ़ी। aversive therapy भी एक तरह से पनिशमेंट जो है उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हमने पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा इन दी ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो वहां पे एवर्सिव थेरेपी हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अल्कोहल की हैबिट है, ड्रग का एडिक्शन है, ठीक है, आजकल तो मतलब चाय का भी एडिक्शन हो जा रहा है, तो मतलब किसी भी चीज का एडिक्शन है, जो भी हम कह सकते हैं कि जो अनडिजायरेबल एंड इंजूरियस हेल्थ से रिलेटेड बिहेवियर है, उससे मतलब काउंटर कंडीशनिंग के थ्रू ही हम ट्रीट करते हैं, विच इज नोन एज एवर्सिव टेक्निक या एवर्सिव थेरेपी। वो हम यहाँ पे यूज करते हैं इस टाइप के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। And the therapist organize things in such a way that occurrence of maladjustive habit generates painful experiences, and to avoid them, clients learn to give them up। ठीक है, हमने जो पढ़ा था एक फिनोमिना स्पॉन्टेनियस रिकवरी का, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लर्न हेल्पलेसनेस का फिनोमिना पढ़ा। सो लर्न हेल्पलेसनेस के थ्रू भी हम इस तरह की एवर्सिव थेरेपी यूज करके जो लर्न हेल्पलेसनेस है वो हम लर्न करा सकते हैं। कंटिन्यूअस जब हम कंडीशनिंग करा देंगे पेनफुल स्टिमुलस का और जो आपका डिजायरेबल स्टिमुलस है उसके साथ हम एक कंडीशनिंग पेयर करा रहे हैं थ्रू द प्रोसीजर ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग, सो डेफिनेटली वो पेनफुल जो स्टिमुलस है उसकी जो फीडबैक हमें मिल रही है वो ज्यादा हाईलाइटेड इनहेंस हो रही है। सो दैट्स व्हाई हम उसे छोड़ देंगे, एंड ग्रेजुअली विद द फ्यू ट्रायल्स हम लर्न कर लेंगे कि लर्न हेल्पलेसनेस है, मतलब हम नहीं अवॉइड कर सकते। ठीक है, जैसे कि एल्कोहल के साथ अगर आप कुछ बिटरी टेस्ट इन्वॉल्व कर दो उसके साथ, तो ये कंडीशनिंग हो जाएगी। जब भी आपको अल्कोहल पीने का जो एडिक्टेड है उसको पीने का मन करेगा, और जैसे ही ग्लास उठाएगा उसको वो स्मेल, बिटरी स्मेल, कुछ मतलब कुछ गंदी सी स्मेल भी एसोसिएट कर सकते हैं, कुछ गंदा सा टेस्ट कर सकते हैं उसके साथ एसोसिएट, जिसको मतलब रिपीटेड एक्सपोजर के साथ, रिपीटेड ट्रायल्स के साथ क्या होगा कि एक तरह का लर्न हेल्पलेसनेस हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, हर बार जब भी हम ग्लास उठाएंगे तभी आएगा। सो इसके थ्रू क्या होता है, ये एक्सटेंशन हो जाएगा, और ये एवर्सिव थेरेपी है जिसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, okay, so for example, alcohol is paired with an emetic drug, ठीक है, which induce several nausea and vomiting। ठीक है, सपोज हम अल्कोहल में ऐसा एक ड्रग मतलब क्या सकते हैं कि मिक्स कर रहे हैं जिसके थ्रू नोशिया और वोमिटिंग वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, लगातार जो वोमिटिंग वाली फीलिंग आएगी उस अल्कोहल को लेने के बाद, और कॉन्टिन्यूअस ऐसा होगा तो एवर्सन डेफिनेटली हो जाएगा। जो इंडिविजुअल है वो बार बार रिपीट नहीं करना चाहेगा अल्कोहल लेना, क्योंकि जब भी वो सोचेगा, इवन थॉट भी आएगा अल्कोहल के बारे में कि ले लेते हैं, तो ऐसे ही उसको लगेगा कि वोमिटिंग वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, इतना ज्यादा एसोसिएशन होगा। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ एवर्सिव थेरेपी। So that nausea and vomiting become a conditioned response to alcohol, and modeling and systematic use of reinforcement for shaping and developing competence are extensively used। ठीक है, मॉडलिंग भी यूज करते हैं। मॉडलिंग इज अ वेरी पॉपुलर टेक्निक। ठीक है, किसी भी बिहेवियर के लिए, किसी भी इवन किसी भी एस्पेक्ट में, इन चारों ही एस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि मॉडलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से यूज हो जाएगी, बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। एंड द सिस्टमेटिक यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट, हमने रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल्स पढ़े। ठीक है, सो जो शेड्यूल्स है उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यूज करके, फॉर एग्जांपल द रेशियो शेड्यूल, द वेरिएबल शेड्यूल, द कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो एंड वेरिएबल रेशियो, इस तरह से कॉम्बिनेशंस हम बनाते हैं, डिफरेंट शेड्यूल्स यूज करते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट एक ग्रुप में, एक शेड्यूल में यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर को, कुछ बिहेवियर जो डिजायरेबल है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, जो अनडिजायरेबल है उसे हम डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, and for shaping development competence are extensive use. Person suffering from excessive shyness and having difficulty in interpersonal interaction are subjective to assertive learning। ठीक है, assertive learning भी हम यूज कर सकते हैं। We are here कि हम child rearing की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम आ चुके हैं। इवन स्कूल साइकोलॉजी भी इससे रिलेटेड, ये जितनी भी टेक्निक है इन तीनों ही फॉर्म ऑफ
लर्निंग से, तीनों ही फॉर्म ऑफ जो तीनों एरिया है यहाँ पे लर्निंग प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आप इसमें स्कूल सेटिंग में भी अप्लाई कर सकते हो, चाइल्ड रेयरिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जब यही सारी टेक्निक टीचर यूज कर रही है तो वो स्कूल साइकोलॉजी के अंदर आ जाएगा, स्कूल जो कि लर्निंग हो जाएगी। अगर यही सारी टेक्निक्स कोई पेरेंट्स यूज कर रहे हैं अपने चाइल्ड के साथ तो वो हमारी चाइल्ड रेयरिंग में आ जाएगी। ठीक है, और यही अगर टेक्निक्स हम कह सकते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारी मैल अडेप्टिव बिहेवियर में आ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड का भी तो मैल अडेप्टिव बिहेवियर होता है। ठीक है, टेंडम की जो बात करें वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर ही तो है। डेफिनेटली कोई चाइल्ड है जो बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, ठीक है, फ्लोर पे बिल्कुल लेट जा रहा है, तो वो किस तरह का बिहेवियर, टेंडम बिहेवियर है। सो वो नॉर्मल बच्चे भी तो कर रहे हैं, तो वो हमारा मैल अडेप्टिव बिहेवियर है जिसे हम चेंज कर रहे हैं टू दी एडेप्टिव वन, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक यूज कर रहे हैं। ओके, so for shaping and developing competence are extensively used. Person suffering from excessive shyness and having difficulty in interpersonal interactions are subjective to assertive learning. ठीक है, assertive learning एक ऐसी learning है जिसके थ्रू हम एक्सपोजर सिखाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का किस तरह से एक्सपोजर, किस तरह से आप अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाओ सोशली। ठीक है, बहुत से चाइल्ड आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे जो सोशली इनकेपेबल है, सोशल स्किल्स नहीं है, दे कैन नॉट मेक फ्रेंड इजिली। ठीक है, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक्सेसिव शाइनेस है। ठीक है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो उनको असर्टिव ट्रेनिंग दे सकते हैं जिसके थ्रू अपने आप को इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, और अपनी जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं वो इफेक्टिवली शेयर कर पाए। बहुत से ऐसे चाइल्ड होंगे जो अपनी इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव फियर में होंगे तो भी क्राई करेंगे, एक्सेसिव हैप्पीनेस में होंगे तो भी क्राई करेंगे। दे कैन नॉट क्लैरिफाई बिटवीन देयर ओन इमोशंस, अपने ओन इमोशंस को क्लैरिफाई नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इवन मिक्स इमोशंस फील करते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इवन बहुत से चाइल्ड को आप ऐसे आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो कि बहुत एक्सेसिव एंगर में चाइल्ड क्राई करने लगता है, एक्सेसिव एंगर फील कर रहा है और क्राई कर रहा है। क्राई एक तरह का नेगेटिव इमोशन है जो वो फील कर रहा है इन दी प्रोसेस ऑफ एंगर, वो एंगर को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है, सो ये असर्टिव लर्निंग हम वहां पे यूज करते हैं जहां चाइल्ड खुद को एक्सप्रेस कर पाता है बेटर फॉर्म में। दिस थेरेपी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। ठीक है, असर्टिव लर्निंग जो है, and there are person who lost mental peace with accelerated rate of breathing, loss of appetite, and rise in blood pressure at the slightest provocation. In such cases, psychotherapists give biofeedback. Biofeedback is also a learning principle पे based एक टेक्निक है। ठीक है, एक ऐसी ट्रीटमेंट टेक्निक है जो हम यूज करते हैं, जैसे जो थायराइड और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स हैं। ठीक है, तो इन केसेस में मतलब जिसे हम लाइफ डिजीजेस कहते हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई पेशेंट है तो वहां पे हम बायोफीडबैक की टेक्निक यूज करते हैं कि उससे रिलेटेड जो क्या होता है, ये दोनों साइड से वर्क करता है। मतलब एक्चुअली आपका ब्लड प्रेशर हाई है और ये सोच के कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, ऑलरेडी और ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। ठीक है, यू आर एंशियस ये सोच के कि आपको कितनी एंजाइटी हो रही है, अब आप और ज्यादा प्रॉब्लम में आओगे और ज्यादा मेंटली बीमार हो जाओगे। ठीक है, सो ये सोच के और ज्यादा एंजाइटी का लेवल हाई हो रहा है। ठीक है, सो अल्टीमेटली उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए बायोफीडबैक एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लर्निंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं और बायोफीडबैक देते हैं। ठीक है, क्या टेक्निक है ये आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे। बेसिकली दिस टेक्निक इज यूज फॉर ट्रीटमेंट एंड दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द interaction between classical and instrumental conditioning. देखिए दोनों conditioning का mix है ये। And in biofeedback, a bodily function such as heart rate or blood pressure is monitored and information about the function is feedback to the person to facilitate improved control of the physiological processes. मतलब आपको feedback मिलता है कि आपकी physiological processes किस तरह से increase हो रही है, so you are aware about your own bodily processes. That's why you can able to control it. And you will read in detail about this therapies in the class 12. ठीक है, class 12 के syllabus में इन techniques को आप detail में study करोगे. So the principle of learning are widely used in teaching. Educational objectives are decided after analyzing the instructional task and fitting them into various type of learning such as SS or SR, verbal, observational and skill learning. Students are told what they have to learn and
एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस कंडीशनिंग, ठीक है। एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस कंडीशनिंग होती है जो प्रैक्टिस का प्रिंसिपल थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक को आपने अभी नहीं पढ़ा, बट थॉर्नडाइक का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, वो सारी चीजें हम लर्निंग में यूज करते हैं स्कूल जेके साइकोलॉजी के अंदर, स्कूल लर्निंग में, ठीक है। एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस कंडीशनिंग आर प्रोवाइडेड एंड स्टूडेंट आर मेड active participants in the acquisition of information, meaning and correct response. Teachers and act as model and a mentor for students to emulate them with a view to promote appropriate social behavior and personal habits. So students are provided ample opportunity for practice as they are required to do homework, ठीक है। Skill are analyzed as SR chain and students are allowed to learn skill practically. Then principle of learning are best applied in child rearing also, ठीक है, provided both the parents are aware of the principle of learning by using the classical conditioning procedure. Children are made to learn necessary sign of danger and safety, and the behavior of children can easily to modify and shape through the use of operant conditioning procedure. And by using reward and judicially, parents can make children enthusiastic learners as model and mentor. So parent make children socially skillful, duty oriented and resourceful, ठीक है। So definitely in learning principles की जो knowledge है वो being a teacher and being a parents दोनों ही बहुत जरूरी है child की rearing के लिए और स्कूल इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ये लर्निंग प्रिंसिपल्स जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी और बहुत सारे 4 एरियाज जो है वहां पे किस तरह से ये टेक्निक्स अप्लाई होती हैं। सो लेट्स मेक अ चार्ट, एक चार्ट बनाते हैं जहां पे हम डिसाइड करेंगे कौन कौन सी हमने थेरेपीज अभी तक, कौन कौन सी टेक्निक हमने बिहेवियर की स्टडी की। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो अप्लाई हो रही है वन बाय वन। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है। देन सेकेंड हो जा रही है हमारी एक्सटेंशन, ठीक। रीइंफोर्समेंट, flooding, implosive therapy, sixth is systematic desensitization, systematic desensitization is based on the opposite of the classical conditioning principle, ठीक है। impulsive therapy जो है ये हमारी negative reinforcement में आ जाती है, ठीक है। flooding भी हमारे reinforcement में आ जाएगी, ठीक है। direct exposure हो रहा है यहाँ पे, और ये सारे reinforcement के जो principle है मतलब operant conditioning से ही related ये तीनों phenomena है, तीनों therapies जो है। aversive therapy again operant conditioning, modeling very popular, assertive learning, then biofeedback, then again
verbal learning. इतने सारे लर्निंग प्रिंसिपल्स, लर्निंग की थ्योरीज जो है वो हमने अप्लाइड एस्पेक्ट में पढ़ा कि ये सारी थ्योरीज को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट टुडे योर चैप्टर 6 इज completed. Okay, and in the next video we will discuss the questions related to chapter 6. But before the question, summarize with the मतलब एक summary बताऊंगी पूरी chapter 6 की कि क्या क्या अभी तक हमने इस chapter में पढ़ा. ठीक है, एक overall view about the chapter 6. After that discuss the questions related to it. This is all about today's. Today we study about the application of learning principle, which is the last topic of chapter 6. Thank you so much, students.